76 प्रिया इसे मार डालो। उन 3 गोलियां में से एक गोली रुद्र को खिलाने के बाद प्रिया अभिराज के पास गई और उसे जिंदा पाकर प्रिया ने उत्साहित होकर एक गोली उसे खिला दी, पर प्रिया ने आखिरी गोली खुद नहीं खाई बल्कि उसे अपने पास रख लिया। रुद्र चट्टान के सहारे बैठकर प्रिया को ये सब करते हुए देख रहा था। रुद्र ने पूछा, क्या हुआ, तुमने ये गोली क्यों नहीं खाई? तुम दोनों को ज्यादा चोट लगी है, वहीं कुछ खरोच के अलावा मेरे शरीर पर ज्यादा घाव नहीं है। मैंने इस गोली को तुम दोनों के लिए बचा कर रखा है, क्या पता आगे चलकर काम आ जाए। प्रिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। प्रिया तुम चिंता मत करो, ये सभी गोलियां मुझे कौशिक परिवार की तरफ से मिली हैं। मैं जानता हूं तुम इस गोली को बहुत ज्यादा कीमती समझ रही हो, पर इन सभी गोलियों को पाना मेरे लिए चुटकियों का काम है। रुद्र ने प्रिया के इरादे को समझते हुए कहा। रुद्र समझ गया था कि प्रिया इस गोली को बहुत ज्यादा कीमती समझ रही है, क्योंकि ये गोली तीसरे स्तर की गोली है और एक ऐसा परिवार जो दूसरे स्तर का है उनके लिए तीसरे स्तर की गोली को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि वर्मा परिवार तीसरे स्तर का परिवार था, पर जब से वर्मा परिवार का सौदा गुप्त तरीके से राज परिवार के साथ हुआ है, तब से हर महीने वर्मा परिवार को बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन और गोलियां मिल रही है। और जब रुद्र ने लोट सिटी को छोड़ा था, वह पूरी तैयारी करके चला था। किसी के खसने की आवाज आई। प्रिया तुम्हें इस गोली को खा लेना चाहिए, अभिराज ने दर्द में करहाते हुए धीमी आवाज में कहा। तीसरे स्तर की गोली ने अपना असर दिखना शुरू कर दिया था, पर इस वक्त वे दोनों इतने ज्यादा घायल थे, उन्हें तीसरे स्तर की गोली खाने के बावजूद भी पूरी तरह ठीक होने में 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। अभिराज की हालत भी रुद्र की तरह बहुत ज्यादा बुरी थी, वह भी अपने शरीर के किसी भी अंग को हिलाने में सक्षम नहीं था। प्रिया तुम्हें ये शैतान जो कुछ भी दे रहा है उसे रख लेना चाहिए, तुम नहीं जानती इसने तुम्हारा चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। अभिराज जानता था वह क्या बोल रहा है और उसे रुद्र की ताकत के बारे में भी पता था, पर इस वक्त उसकी आंखों में रुद्र के लिए अड़कम था। वही अभिराज की बात सुनकर प्रिया चौंक गई। उसने तुरंत रुद्र की तरफ देखा, शायद इस उम्मीद में कि वह अभिराज की बात मानने से मना कर देगा। प्रिया को अभिराज की बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। प्रिया रुद्र के साथ 1 महीने से साथ थी, भला रुद्र कैसे उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। पर जब प्रिया ने रुद्र की तरफ देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। आज पहली बार था जब प्रिया ने रुद्र के सर को नीचे देखा था। रुद्र ने अभिराज की इस बात पर अपनी कोई सफाई नहीं दी, इसका मतलब रुद्र ने मान लिया था कि अभिराज ने जो कहा वह सच है। प्रिया ने आंसुओं के साथ अपने दुख को दबा लिया। प्रिया को ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल पर 1000 चाकुओं से वार हुआ। पता नहीं कब रुद्र प्रिया के लिए खास इंसान बन गया था, और जब आज प्रिया को पता चला वह खास इंसान जो उसकी जिंदगी में इतनी अहमियत रखता था, उसने उसे श्रेष्ठ के सामने ऐसे ही फेंक दिया। उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ, पर उसे रुद्र से बिल्कुल भी नफरत नहीं थी। रुद्र ने प्रिया के दर्द को महसूस किया और फिर प्रिया से कहा, प्रिया में। पर इससे पहले रुद्र आगे कुछ कह पाता, तभी प्रिया ने रुद्र को रोका और मजबूरन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुमने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। इतना कहने के बाद प्रिया मुड़ी और उस जगह से जाते हुए कहा, मैं जंगल के अंदर कुछ लकड़ियां ढूंढने के लिए जा रही हूँ, ताकि मैं तुम दोनों को यहाँ से ले जाने के लिए कुछ इंतजाम कर सकूँ। इतना कहने के बाद प्रिया उस जगह से चली गई जहां अभिराज ने प्रिया को जाते हुए देखकर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए कहा, प्रिया कहाँ जा रही हो, इसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, फिलहाल ये घायल है, तुम इसे बड़ी आसानी से मार सकती हो। अभिराज की बात सुनने के बाद भी प्रिया वापस नहीं आई जहां अभिराज दोबारा से चिल्लाने वाला था, पर तभी रुद्र की आवाज आई, अगर तू मरना चाहता है एक बार बोलकर दिखाओ। रुद्र की बात सुनकर अभिराज ने कहा, बोल भी कौन रहा है जो इस वक्त सबसे ज्यादा घायल है। पर जब अभिराज ने रुद्र की आंखों में देखा, वह डर गया। रुद्र का इरादा साफ था, अभिराज को ऐसा लगा अगर उसने कुछ और बोलने की कोशिश की रुद्र उसे सच में मार डालेगा। अभिराज ने खुद रुद्र को अपनी आंखों से देखा था कि रुद्र कितनी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। जब जब अभिराज को लगा था कि रुद्र हारने वाला है, तभी उसने कुछ ऐसा किया था जिस वजह से रणवीर की जान जाते जाते बची थी। अभिराज को रुद्र से नफरत थी, पर उससे कहीं गुना ज्यादा डर था। अभिराज रुद्र से नफरत इसलिए करता था क्योंकि वह कभी किसी का सच्चा मित्र नहीं बन सकता, और अभिराज को रुद्र से डर इसलिए लगता था क्योंकि कोई नहीं जानता रुद्र के मन में क्या चल रहा है, उसकी अगली योजना क्या है, क्या वह अपने साथ रहने वाले लोगों का इस्तेमाल कर रहा है या फिर नहीं। 77 जंगली भेड़िया। कुछ समय बाद प्रिया लकड़ी लेकर आ गई थी। प्रिया ने उन लकड़ी की मदद से 2 स्ट्रेचर बना लिए और फिर उन दोनों को स्ट्रेचर पर पड़ने के बाद स्ट्रेचर पर रस्सी बांधकर खींचते हुए उन दोनों को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाने लगी। प्रिया को जरूरत का सारा सामान अपनी स्पेस रिंग के अंदर से मिल गया था, तभी प्रिया इतनी जल्दी स्ट्रेचर बनाने में कामयाब हुई। कुछ समय बाद भारी गर्जना के साथ बारिश भी होनी शुरू हो गई। उबड़ खुबड़ रास्ता और खून की कमी के कारण प्रिया बार बार नीचे गिर रही थी, पर वह दोबारा से खड़ी हो जाती और किसी मशीन की तरह उन दोनों को लगातार आगे लेकर जाने लगती।
पूरे रास्ते अभिराज और रुद्र शांत थे, यहाँ तक कि अभिराज ने भी प्रिया के ऊपर रुद्र को मारने का दबाव नहीं डाला। जब रुद्र ने प्रिया का पीला चेहरा देखा, उसे अपने दिल के ऊपर दबाव महसूस हुआ और अभिराज की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। अभिराज ने सबसे पहले प्रिया को पीछे छोड़ने की बात की थी, पर रुद्र ने किसी रक्षक की तरह अभिराज की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। पर कौन जानता था ये सब रुद्र की योजना थी। रुद्र ने आगे जाकर रणवीर को मारने के लिए प्रिया का इस्तेमाल किया और उसे मौत के कुएं में धकेल दिया। पर कौन जानता था वही लड़की उन दोनों की जान बचाएगी। इस वक्त रुद्र और अभिराज दोनों बहुत ज्यादा घायल थे। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी, वे अपने शरीर को हिलाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। अगर प्रिया चाहे उन दोनों को बड़ी आसानी से मार सकती है। इस वक्त उन दोनों को अपने दिल में भारी दबाव महसूस हो रहा था। उन दोनों ने प्रिया को छोड़ने के बारे में सोचा, पर प्रिया सब कुछ जानते हुए भी उन दोनों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। कुछ दूर चलने के बाद प्रिया के सामने मिट्टी ऊपर उठी और उसके अंदर से पथरीला चूहा बाहर आया। प्रिया ने युद्ध शुरू होने से पहले ही पथरीले चूहे को भगा दिया था। उस चूहे को देखकर प्रिया का चेहरा दोबारा से खिल गया और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। जब से प्रिया को पता चला था कि रुद्र ने उसे धोखा दिया है, तभी से प्रिया बहुत ज्यादा मायूस थी, पर अब उस चूहे को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये चूहा प्रिया के आसपास उछलने लगा और फिर अपने दाएं ओर चलने लगा। प्रिया ने चूहे को ध्यान से देखा और फिर अपने आप से कहा, लगता है यह मुझे इस जगह पर लेकर जाना चाहता है। इतने कहने के बाद प्रिया उस चूहे के पीछे जाने लगी। जहां कुछ दूर चलने के बाद प्रिया को एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा को देखकर प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह तेजी से उन दोनों को उस गुफा के अंदर ले गई। अब उनके पास सुरक्षित जगह और बारिश से बचने के लिए आसरा था। रुद्र ने अपनी आंख खुली और आसपास की जगह देखने के बाद वह घबरा गया। हम यहाँ पर नहीं रह सकते, जल्दी यहाँ से चलो, रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा। प्रिया और अभिराज चौंक गए और उन्होंने रुद्र को देखा, जिस पर रुद्र ने उन्हें समझाते हुए कहा, इस चमकती हुई घास को देखो, ये घास जख्म भरने में काम आती है। अभिराज ने बात काटते हुए कहा, फिर क्या हुआ, ये तो हमारे लिए अच्छा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर यह घास आध्यात्मिक जानवरों को शांत रखने और उनके जख्म भरने में ज्यादा कारगर है। रुद्र बोल, इसका मतलब हम सब फंस चुके हैं, किसी भी वक्त आध्यात्मिक जानवर आते होंगे, अभिराज ने घबराते हुए कहा। तभी अभिराज की नजर उस चूहे पर गई, जिसे देखकर अभिराज ने गुस्से में कहा, तू तो जमीन खोदकर यहाँ से भाग जाएगा, हमारा क्या होगा। उस चूहे को भी अभिराज की बात समझ में आ रही थी, इसलिए वह अपना मुंह लटकाकर उसी जगह पर खड़ा था। बेशक उस चूहे को उन सभी के लिए बुरा लग रहा था। प्रिया चूहे के पास गई और उसे गले से लगा लिया। इसमें इस बेचारे की क्या गलती है, ये तो हमारी मदद करना चाहता था। इतना कहने के बाद प्रिया ने धीमी आवाज में रुद्र से कहा, अब हमें क्या करना चाहिए। बेशक प्रिया का रुद्र के साथ बात करने का कोई मन नहीं था, पर जब जब वे तीनों मुसीबत में पड़ते थे, रुद्र अपना दिमाग लगाकर उन तीनों को मुसीबत से निकाल लेता था। रुद्र बोला, प्रिया मुझे बताओ इस वक्त क्या समय हो रहा है। रुद्र की बात सुनकर प्रिया ने गुफा के बाहर देखा, जहां जोरदार बारिश हो रही थी और हल्का हल्का अंधेरा चारों तरफ था, पर अभी तक पूरी तरह रात नहीं हुई थी। प्रिया ने अनुमान लगाने के बाद कहा, लगता है कुछ समय बाद रात हो जाएगी। प्रिया की बात सुनकर रुद्र का चेहरा लटक गया और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब हमारी आभा छुपाने वाली गोली का असर खत्म होने वाला है और कुछ समय बाद सभी आध्यात्मिक जानवरों को पता चल जाएगा हम इस गुफा के अंदर है। अभी वे तीनों इस मुसीबत से बचने के बारे में ही सोच रहे थे, तभी गुफा के बाहर से जोरदार गुर्रेन की आवाज आई। यह आवाज बहुत ज्यादा थी और बहुत सारे आध्यात्मिक जानवर एक साथ गुर्रा रहे थे। रुद्र ने गुफा के बाहर देखा और उसे बहुत सारी लाल आंखें दिखाई दी। रुद्र बोला, जंगली भेड़िए, हालांकि ये सभी भेड़िया दूसरे स्तर के हैं, पर उन सभी की तादाद देखकर ऐसा लग रहा है उनके बीच में उनका लीडर भी होगा जो तीसरे स्तर पर है। फिलहाल उनकी ताकत इतनी ज्यादा है, चौथे सितारे का आध्यात्मिक जानवर भी इनके साथ बीने से पहले 100 बार सोचेगा। अभिराज ने उन सभी भेड़िया को गुफा के पास आते हुए देखा और फिर अपने आप से कहा, लगता है भगवान को मेरी काबिलियत से जलन हो गई है, तभी तो वह हमारे पीछे मुसीबत पे मुसीबत भेज रहा है। इससे पहले ज्यादा देर होती रुद्र बोला, अभिराज अपनी तलवार बाहर निकालो। रुद्र का इशारा समझते ही अभिराज बोला, मेरी तलवार चौथ स्तर का आध्यात्मिक हथियार है और प्रिया की ताकत दूसरे सितारे पर है, वह चाहकर भी मेरी तलवार की पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। इतना कहने के बाद अभिराज शांत हो गया और फिर उसने रुद्र को घूरते हुए कहा, क्या तुम प्रिया को मारना चाहते हो। ये तुम्हारी तरह शैतान नहीं है जो दूसरे सितारे पर होते हुए चौथे सितारे के जानवर से लड़ाई करेगी। अभिराज की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। किसने कहा ये लड़ाई करेगी।
इतना कहने के बाद रुद्र ने अपनी स्पेस रिंग के अंदर से एक सीसी बाहर निकाली, पर रुद्र के अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी जो वह उस सीसी को उठा सके। रुद्र बोला, मेरे पास आभा छुपाने वाली आखिरी गोली बची है, इसे खा लो और इन आध्यात्मिक जानवर से बचते हुए इस जगह से भाग जाओ। और हाँ, मेरी बात याद रखना, इस जगह से भगाने के बाद अपने परिवार में वापस नहीं जाना, बल्कि सिटी से दूर किसी दूसरी जगह पर चली जाना। रुद्र की पूरी बात सुनने के बाद अभिराज समझ गया कि रुद्र प्रिया की जान बचाना चाहता है। उसने अपनी स्पेस रिंग के अंदर से तलवार बाहर निकाली और उसे उठाने के लिए कहा। प्रिया ने उन दोनों के दृढ़ निश्चय को देखा और उन दोनों का सामान उठाने के बाद उस गुफा से बाहर चली गई। 78 रहस्यमयी नीली आग। प्रिया के उस जगह से जाने के बाद रुद्र और अभिराज को ऐसा लगा जैसा कि उनके ऊपर से भारी बोझ उतर गया हो। अभिराज मुस्कुराया और बोला, इस तरह हमने उसकी अच्छाई का बदला उतार दिया, अब मैं बिना किसी पछतावे के मर सकता हूं। जिस पर रुद्र ने सर्द आवाज में कहा, मुझे उसकी अच्छाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं नहीं चाहता वह लड़की मेरे लिए कुछ और करे। ओ तुम्हारा दिल है या पत्थर? अभिराज ने रुद्र के मजे लेते हुए कहा। इतना कहने के बाद अभिराज और रुद्रा दोनों शांत हो गए और उन भूखे भेड़ियों द्वारा अपनी मौत का इंतजार करने लगे। तभी रुद्र के मुंह पर खून के छींटे गिरे, जिसे महसूस करके रुद्र ने प्रवेश द्वार की ओर देखा, जहां उससे प्रिया दिखाई दी। प्रिया के हाथ में तलवार थी और खून के प्यासे भेड़िया गुफा के अंदर आने के लिए उसके आसपास घूम रहे थे। प्रिया ने अपनी तलवार घुमाई और उन तीनों भेड़ियों को मार डाला। प्रिया, तुम ये क्या कर रही हो? रुद्र चिल्लाया, जिस पर प्रिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पीछे देखते हुए कहा, मेरे होते हुए मैं इन भेड़ियों को तुम्हारे पास कभी पहुंचने नहीं दूंगी। बेवकूफ, ये भेड़िए चारे के तौर पर है, अगर कुछ भेड़िया मर भी गए उनके लीडर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उन भेड़ियों का लीडर तुम्हें मारने से पहले थकना चाहता है, रुद्र ने प्रिया को समझाते हुए कहा, पर उसकी आंखें चिंता से भर गई। उस भेड़िया को अपने झुंड की कोई परवाह नहीं, पर तुम दोनों मेरे लिए खास हो, मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। प्रिया ने सामने से आ रहे दो भेड़ियों को मारते हुए कहा। प्रिया की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वह पिछले कुछ घंटे में रुद्र और अभिराज को खींचकर इस गुफा के अंदर लाई थी और खून की कमी के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। चलती हवा के झोंके से प्रिया का शरीर कांप रहा था, यहाँ तक कि उसके हाथ भी सुन पड़ गए थे। प्रिया की आंख धीरे धीरे बंद हो रही थी, पर वह उन सभी भेड़ियों के सामने सीना तानकर खड़ी थी। रुद्र ने प्रिया के कमजोर शरीर को देखकर अपनी आंख बंद कर ली, क्योंकि उसके दिल में दर्द उमड़ रहा था। रुद्र, अभिराज चिल्लाया, मुझे आज पता चला हम दोनों कितने बड़े कमीने हैं। इतना कहने के बाद अभिराज ने भी अपनी आंख बंद कर ली। प्रिया के मुंह से चीख निकल गई जब एक भेड़िया ने उसकी कलाई पर काट लिया। प्रिया के हाथ से उसकी तलवार छूट गई और एक भेड़िए ने उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी एक और भेड़िया उसके दूसरे हाथ पर झपट पड़ा। प्रिया लड़ना चाहती थी, पर उसके शरीर के अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी जो वह खड़ी हो सके, यहाँ तक कि वह अपने शरीर से निकलते खून को भी महसूस नहीं कर पा रही थी। रुद्र और अभिराज जानते थे कि उसके साथ क्या होने वाला है, पर उन दोनों के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी जो वे अपनी आंख खोलकर ये सब देख सके। अगर उनका बस चलता वे अपनी जान गंवा कर प्रिया की जान बचा लेते, पर उनकी फूटी किस्मत, वे दोनों अपने शरीर को हिलाने में सक्षम नहीं थे। प्रिया की आंख धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। प्रिया किसी भी आकृति को स्पष्ट नहीं देख पा रही थी। भेड़ियों का लीडर प्रिया के करीब था और वह प्रिया के शरीर को चमकती आंखों के साथ देख रहा था। उसने प्रिया के सर को खाने के लिए अपने मुंह को खोला। तभी पूरा माली पर्वत कांप उठा और नीले रंग की आग उस गुफा के चारों तरफ फैल गई। कुछ ही पल के अंदर सैकड़ों की तादाद में भेड़िए मारे गए, यहाँ तक कि उनकी राख भी नहीं बची। उन सभी भेड़ियों का लीडर अड़ा से कांप पर रहा था, पर अगले ही पल नीली आग ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और वह भेड़िया भी उसी वक्त मारा गया। पिछले 15 सेकंड के अंदर क्या हुआ, इस बारे में उन तीनों को कुछ नहीं पता चला, क्योंकि वे तीनों बेहोश थे। रुद्र, किसी ने रुद्र को पुकारा। उस आवाज को सुनकर रुद्र ने भी अपनी आंख खोली, जहां उसने अपने आप को पानी के ऊपर पाया। रुद्र ने देखा वह पानी के ऊपर बड़ी आसानी से चल पा रहा था। तभी रुद्र के सामने नीले रंग की आग प्रकट हुई और देखते ही देखते वह आग एक आदमी के रूप में बदल गई। रुद्र उस आदमी के चेहरे को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर आग लगी हुई थी। रुद्र को एहसास हुआ वह चल पा रहा है। उसने हैरानी में अपने हाथ पैर हिलाए और अपने आप पर संदेह करते हुए कहा, क्या मैं घायल नहीं था? तभी वह आदमी बोला, क्या तुम्हारा नाम रुद्र है? वे दोनों बच्चे तुम्हें इसी नाम से बुला रहे थे। उस आदमी की आवाज किसी अधेड़ उम्र के बूढ़े जैसी थी, पर रुद्र के लिए उसकी उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। रुद्र ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, तुम हो कौन? यह मेरी जगह है और इस जगह पर मैं तुमसे सवाल करूंगा, ना कि तुम। इतना कहने के बाद उस आदमी ने पूछा, तुम इस जगह पर क्या करने के लिए आए हो? रुद्र ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं इस जगह पर छठे स्तर के फिनिक्स को पकड़ने के लिए आया हूं।
ऐसा क्यों? उस आदमी ने दोबारा सवाल किया। और किस लिए? जिससे मेरी ताकत बढ़ जाए। रुद्र ने तुरंत जवाब दिया। पर अगले ही पल रुद्र के सर में तेज दर्द होने लगा। वह अपने सर को पकड़कर नीचे बैठ गया। इस वक्त रुद्र को ऐसा लग रहा था उसकी सारी नशें फट चुकी हो। वह आदमी हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, इस वक्त मैं तुम्हारी चेतना के अंदर हूं। अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे मुझे पता चल जाएगा। रुद्र ने डर के मारे उस आदमी को देखा। किसी की चेतना में घुसना इतना ज्यादा आसान नहीं। कोई उच्च स्तर का मास्टर ही किसी दूसरे की चेतना में घुस सकता है। इस वक्त रुद्र बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि इस वक्त उसके सामने कोई ऐसा मास्टर खड़ा था जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना रुद्र के लिए भी मुश्किल था। 79 ग्राम। इस वक्त रुद्र ऐसी शक्ति के सामने खड़ा था जिसके सामने सब कुछ बेकार था, यहाँ तक कि रुद्र जैसा समझदार मार्शल आर्टिस्ट भी, अगर रुद्र ने उसके सामने कुछ गलत बोल दिया वह आदमी उसको नहीं छोड़ेगा। क्या तुम धरती के स्वर्ग से हो? रुद्र ने कुछ देर सोचने के बाद हंसते हुए कहा। रुद्र की बात सुनकर वह आदमी सोच में पड़ गया। तुम धरती के स्वर्ग को भी जानते हो और तुम्हारे पास इविल सोल भी है, यहाँ तक कि तुम्हें प्राचीन फॉर्मेशन के बारे में भी पता है। उसकी बात सुनकर रुद्र ने आश्चर्य से कहा, इसका मतलब मेरे ऊपर किसी की नजर थी। आखिरकार यह है कौन? ये धरती के स्वर्ग को भी जानता है और इसे मेरे इविल सोल के बारे में भी पता है। धरती के स्वर्ग में भी ना के बराबर ऐसे लोग थे जो इविल सोल के बारे में जानते थे, यहाँ तक कि अगर मेरे पास वह प्राचीन किताब नहीं होती मुझे भी इविल सोल के बारे में नहीं पता चलता। इसे सब कुछ पता है। ये सब सोचने के बाद रुद्र के मुंह से निकला, आखिरकार तुम हो कौन? मैंने कहा ना, यह मेरी जगह है। इस जगह पर मैं तुमसे सवाल करूंगा, ना कि तुम। इतना कहने के बाद उस आदमी ने पूछा, तुम छठे स्तर के फिनिक्स को क्यों पकड़ना चाहते हो? रुद्र ने तुरंत कहा, क्योंकि मैं नर्क द्वार में जाकर महान सम्राट की सुनहरी आंख प्राप्त करना चाहता हूं, पर नर्क द्वार के अंदर जाने से पहले मुझे खतरनाक बिजली का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं फिनिक्स को पकड़ना चाहता हूं, क्योंकि वह उस बिजली को आराम से सहन कर जाएगा। असल में जब रुद्र ने मास्टर राजेश को मारकर उनके पालतू जानवर उस चील की आंख से सुनहरी आंख निकाली थी, तभी रुद्र समझ गया था कि ये आंखें असली नहीं है। इसलिए वह मास्टर यशवंत को सुनहरी आंख देने के लिए तैयार हो गया था, वरना वह मास्टर यशवंत को सुनहरी आंख कभी नहीं देता, चाहे उसके लिए उसे मास्टर यशवंत को मारना ही क्यों ना पड़ता। रुद्र की बात सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा। उसने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छे, तुम्हें उस जगह पर जरूर जाना चाहिए। इतना कहने के बाद वह आदमी अपनी जगह से गायब होकर रुद्र के पास आ गया। अचानक उस आदमी को अपने पास देखकर रुद्र चौंक गया, पर उसने उस आदमी के ऊपर हमला करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि रुद्र कुछ भी कर ले पर वह उस आदमी से नहीं जीत सकता। उसने रुद्र की दोनों आंखों के बीच में अपनी उंगली रख दी और अगले ही पल उसके शरीर में नीली रोशनी प्रवेश कर गई, जहां रुद्र को अपने शरीर में गर्म हवा जाते हुए महसूस हुई। लड़के, तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है, उस आदमी ने कहा। इतना कहने के बाद वह आदमी नीले रंग की आग में बिखर गया और धीरे धीरे उस जगह से गायब होने लगा। जाते जाते उस आदमी ने कहा, दक्षिण दिशा में 240 मील दूर तुम्हें फिनिक्स मिल जाएगा। मैं भी देखता हूँ इतनी कम ताकत के साथ तुम उसे कैसे पकड़ते हो। अगले दिन रुद्र ने अपनी आंख खोली और वह खड़ा हो गया, पर अगले ही पल रुद्र को एहसास हुआ उसके सभी गांव भर गए हैं। रुद्र ने उस आदमी को याद किया और फिर अपने आप से कहा, आखिर वह आदमी कौन था और उसने मुझे क्यों बचाया? जरूर मेरे ठीक होने के पीछे उसी आदमी का हाथ है, वरना एक दिन के अंदर मेरे साथ साथ इविल सोल के गांव भरना नामुमकिन है। रुद्र ने इस बारे में काफी देर तक सोचा, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया उसने अपने आप से कहा, चलो छोड़ो, देर सवेर मैं इस बारे में जरूर पता लगा लूंगा, और वैसे भी फिलहाल मुझे अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, वरना इतनी कम ताकत के साथ में उस आदमी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाऊंगा। इतना सोचने के बाद रुद्र ने बाहर देखा, सूरज पूरा निकल चुका था और उस गुफा के अंदर सूर्य की हल्की हल्की किरणें आ रही थी। तभी रुद्र की नजर प्रिया पर गई, जिसे देखकर वह तुरंत उसके पास गया। उसने अपनी स्पेस रिंग के अंदर से घाव भरने वाली गोली बाहर निकाली और उसे प्रिया को खिला दिया। प्रिया अंदरूनी तौर पर घायल नहीं थी, बल्कि उसके बाहरी शरीर पर घाव थे, और रुद्र ने जो प्रिया को गोली दी थी उसकी वजह से वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। रुद्र ने उसके पीले पड़ चुके चेहरे को देखा, जिसे देखकर उसकी आंखें चिंता से भर गई। आखिरकार यह सब उसकी वजह से हुआ था। रुद्र ने उसके चेहरे से गंदगी को साफ किया, जहां प्रिया ने कुछ पल के लिए आंख खोली और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ रुद्र से कहा, क्या हम मर चुके हैं? नहीं, हम जिंदा हैं। रुद्र ने प्रिया को उठाते हुए कहा, नहीं, हम मर गए तभी तुम हिल पा रहे हो, प्रिया ने अपने आप में बुदबुदाते हुए कहा। इतना कहने के बाद प्रिया बेहोश हो गई, जहां रुद्र उसे गुफा के अंदर ले गया और उसको घास के ऊपर पड़ा दिया। वह घास प्रिया के लिए मददगार थी, उसकी मदद से प्रिया की थकान कुछ ही देर के अंदर मिट जाएगी।
प्रिया को पढ़ाने के बाद रुद्र अभिराज के पास गया। अभिराज को देखते ही रुद्र के चेहरे पर कठोर भाव आ गए। उसने अभिराज को जगाने के लिए हल्के से 2 बार लात मारी पर अभिराज टस से मस नहीं हुआ। अभिराज को इतनी गहरी नींद में देखकर रुद्र के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने अभिराज को लात मारने के लिए अपने पैर को पीछे किया। आह! जंगल में अभिराज की चीख गूंज उठी। उसने हल्की नम आंखों के साथ अपने आप से कहा, ऐसे मैंने कौन से पाप किए जो मरने के बाद भी मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। चैटी रुद्र की क्रूरता। जब अभिराज को लात पड़ी वह दर्द में करहाने लगा, जिसे देखकर रुद्र बोला, लगता है सेन परिवार के युवा मास्टर ने कभी दर्द को महसूस नहीं किया जो वह मामूली दर्द को लेकर रोने लगा। अभिराज ने रुद्र को देखा और वह चौंक गया। इसका मतलब तूने मुझे लात मारी, पर तू मुझे कैसे लात मार सकता है? हम दोनों एक साथ मरे थे। अभिराज चिल्लाया। किसने कहा मैं मर गया? जरा अपने आसपास देख, रुद्र बोला। रुद्र की बात सुनकर अभिराज ने अपने आसपास देखा, जहां वह अपने आप को उसी गुफा में पाकर शांत हो गया। कुछ देर शांत रहने के बाद अभिराज जोर जोर से हंसने लगा। अभिराज बोला, ये तो वही गुफा है, इसका मतलब मैं अभी तक जिंदा हूँ। इतना कहने के बाद अभिराज ने खड़े होने की कोशिश की, पर उसे अपने शरीर में असहनीय दर्द महसूस हुआ और अगले ही पल उसने खून की उल्टी की। अभिराज की ऐसी हालत देखकर रुद्र बोला, तुझे खड़े होने को किसने कहा? क्या तुझे अपनी हालत के बारे में नहीं पता? रुद्र की बात सुनकर अभिराज का मुंह बन गया और अगले ही पल उसे कुछ याद आया। अभिराज ने रुद्र को ऊपर से नीचे देखा और फिर चिल्लाते हुए कहा, तू अपने पैरों पर कैसे खड़ा है? तेरी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब थी। तुझे सही होने में कम से कम 3 महीने का समय लगना चाहिए था। अभिराज की बात सुनकर रुद्र ने अपने कंधे उचकाए और अपनी दाएं ओर देखने लगा, जहां रुद्र का ऐसा बर्ताव देखकर अभिराज को ठेस पहुंची। अभिराज ने अपने दांत पीसते हुए कहा, सन की कही का। अभिराज को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी जिंदगी खतरे में डालने के बावजूद भी रुद्र चलने में सक्षम कैसे हैं। यहां तक कि तीसरी सितारे के मार्शल आर्टिस्ट को भी पूरी तरह ठीक होने में 3 महीने का समय लगेगा। अभिराज रुद्र से ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी उससे कमजोर था, बल्कि रुद्र का ज्ञान फॉर्मेशन और गोलियां बनाने में भी अभिराज से ज्यादा था। हालांकि दूसरे सितारे पर होने के बावजूद रुद्र पूरी तरह तंदुरुस्त लग रहा था। अभिराज ने रुद्र को ध्यान से देखने के बाद कहा, रुद्र मुझे सच बता, तू है कौन? अभिराज की बात सुनकर रुद्र अभिराज के पास गया और गंभीर होकर उससे कहा, और कौन? तेरी तरह इंसान, बस मेरी काबिलियत तुझसे कहीं गुना ज्यादा है। अभिराज को रुद्र का रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आखिरकार वह 7 राजसी परिवार में से सेन परिवार का युवा मास्टर था, पर आज रुद्र जैसे मार्शल आर्टिस्ट ने जो तीसरे स्तर के परिवार से आता था, उसने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। रुद्र की बात सुनकर अभिराज ने कुछ नहीं कहा। अगर देखा जाए, रुद्र के ठीक होने से सबसे ज्यादा फायदा अभिराज और प्रिया को ही होगा। अगर वे इसी तरह गुफा में पड़े रहेंगे, कोई आध्यात्मिक जानवर आकर उन्हें मार डालेगा, पर अब रुद्र की हालत ठीक है, वह उन्हें कुछ न कुछ करके जरूर बचा लेगा। रुद्र गुफा के बाहर चला गया और उसने गुफा के चारों तरफ स्पिरिचुअल स्टोन बिछा दिए। रुद्र पहले स्टार की प्राचीन फॉर्मेशन बना रहा था, जिसकी मदद से वह गुफा को छिपाने में कामयाब रहेगा। रुद्र की यह फॉर्मेशन इतनी ज्यादा कारगर थी, अगर कोई 7वें स्तर का आध्यात्मिक जानवर भी उस जगह से गुजरेगा, वह भी उस गुफा को नहीं देख पाएगा। अब वे तीनों शांति से उस गुफा के अंदर बैठकर अपने आप को ठीक कर पाएंगे। 3 दिन बाद प्रिया को भी होश आ गया और वह अपने आप को जीवित देखकर खुश हो गई। प्रिया ने उन दोनों से बहुत ज्यादा सवाल किया कि वे तीनों जीवित कैसे हैं और वे सभी भेड़िया कहां पर गए जहां वे दोनों शांत थे, क्योंकि उनके पास प्रिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। पर प्रिया के सवाल सुनने के बाद रुद्र अलग सोच में पड़ चुका था, क्योंकि रुद्र को पूरा यकीन था उसके ठीक होने के पीछे जरूर उसी रहस्यमयी आदमी का हाथ होगा जो उसकी चेतना में आया था। अगले 3 महीने तक वे तीनों उसी गुफा के अंदर रहे, जहां अभिराज ने पूरा समय अपने आप को ठीक करने पर दिया, वहीं प्रिया को ठीक होने में कुछ ही दिनों का समय लगा था और उसने बाकी का समय पथरीले चूहे के साथ खेलने में लगाया था। और रुद्र, जो उन दोनों में सबसे पहले ठीक हो गया था, उसने पूरा समय अपनी ताकत बढ़ाने में लगाया था। गुफा से 50 मीटर की दूरी पर अभिराज अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। उसने अपनी तलवार घुमाई और पत्थर को बीच से काट दिया। उसके तुरंत बाद अभिराज ने गुफा की तरफ देखा, जहां प्रिया अभिराज का उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां बजा रही थी। तभी जंगल के अंदर से रुद्र बाहर आया। उसने अभिराज की तारीफ करते हुए कहा, वाह, क्या बात है, पिछले कुछ दिनों से तू बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, कुछ समय बाद तू तीसरे सितारे के 9वें स्तर पर पहुंच जाएगा। रुद्र की बात सुनकर अभिराज अपने ऊपर गर्व महसूस करने लगा, पर जब उसने रुद्र की आभा को महसूस किया, वह चौंक गया। तू भी 6ठे स्तर से 7वें स्तर पर पहुंच गया। अभिराज ने तंज कसते हुए कहा, पर तभी उसे कुछ एहसास हुआ। अभिराज बोला, जरा रुको, मुझसे कमजोर होने के बावजूद भी तुझे कैसे पता मैं 9वें स्तर पर पहुंचने वाला हूं? यहां तक कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता।
उन दोनों को आपस में बहस करते हुए देखकर प्रिया उनके पास गई और उन दोनों के बीच में बोलते हुए कहा, मैं तुम दोनों को बहुत दिनों से देख रही हूँ। जब भी तुम दोनों आपस में मिलते हो बिना कुछ सोचे समझे झगड़ना शुरू कर देते हो। पहले तुम दोनों ऐसे नहीं थे। ये सब इसकी गलती है। अभिराज ने सीना चौड़ा किया और रुद्र पर चिल्लाया, मैं आज तक नहीं भूला इसने तुम्हें किस तरह चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। मैं इसके साथ बहस ही क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो इसको सबक सिखाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मुझे कुछ कहने से पहले अपने गिरिबान में झांक। रुद्र व्यंग्य करते हुए बोला, वो कौन था जिसने प्रिया को पीछे छोड़ने के लिए कहा था जिससे हमें कुछ समय मिल जाए? मैं? ऐसा? अभिराज हिचकिचाने लगा पर अगले ही पल उसके अंदर हिम्मत आ गई। हाँ, मैंने उसे पीछे छोड़ने के लिए कहा था पर मैंने उसका तेरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं तेरी तरह आध्यात्मिक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ। तू भी ये बात जानता है शैतानी मार्शल आर्टिस्ट कितने ज्यादा क्रूर होते हैं? रुद्र ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, तू कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं बल्कि खूनी है। पर इससे पहले अभिराज और कुछ बोल पाता तभी प्रिया ने उन दोनों के बीच में आते हुए कहा, बहस मत करो, ये सब अतीत की बातें हैं, मैं इस बारे में कब की भूल गई। पर अभिराज ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, प्रिया मैं तुम्हारे लिए इंसाफ करना चाहता हूँ, इस दरिंदे ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। क्या तुम भूल गए हम तीनों ने एक साथ मौत का सामना किया था? अब अतीत की बातें छोड़ो और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ। इतने कहने के बाद प्रिया ने अपना हाथ आगे किया पर अभिराज और रुद्र में से कोई भी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था। पर तभी प्रिया ने उन दोनों के हाथ को अपने हाथ के ऊपर रखा और कहा, अब हम तीनों दोस्त हैं। एक ऐसा दोस्त ढूंढना जो जीवन भर साथ रहे बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर एक ऐसा दोस्त ढूंढना जो आपकी मृत्यु में भी आपके साथ रहे नामुमकिन है। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के बाद उन तीनों ने अपना हाथ पीछे किया। तभी रुद्र बोला, चलो ठीक है, अब से हम तीनों के रास्ते अलग हैं। प्रिया और अभिराज चौंक गए, वे समझ नहीं पाए रुद्र ने ऐसा क्यों कहा। रुद्र बोला, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे वादे को पूरा नहीं कर पाऊंगा। इतना कहने के बाद रुद्र ने अभिराज की तरफ देखा और कहा, मुझे आशा है प्रिया को मून सिटी से बाहर छोड़ने में तू उसकी मदद करेगा। रुद्र तुम आखिर कहाँ जाना चाहते हो? प्रिया को घबराहट महसूस हुई और उसने रुद्र से पूछ लिया, जिस पर रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा, तीसरे स्तर में। रुद्र की बात सुनकर वे दोनों चौंक गए। क्या कहा तूने? तू तीसरे स्तर में जाना चाहता है? तू जानता भी है तीसरा स्तर कितना ज्यादा खतरनाक है? पहले तो हम उस जगह पर श्रेष्ठ से बचने के लिए जाने वाले थे, पर अब तू क्यों जाना चाहता है? अभिराज चिल्लाया। अभिराज की बात सुनकर रुद्र की आंखें क्रूरता से भर गई। मैं माली पर्वत पर सुनहरी रेत के लिए नहीं बल्कि माली पर्वत के तीसरी स्तर में जाने के लिए आया था। जब मैंने तुझे देखा उसी वक्त से मैं तेरा इस्तेमाल तीसरे स्तर में जाने के लिए करने वाला था। रुद्र की बात सुनकर अभिराज को गहरा सदमा लगा। अभिराज बोला, कमीने तू मेरा भी इस्तेमाल करने वाला था? क्या तेरे लिए सभी इंसान चारा है जिनके ऊपर चढ़कर तू ऊंचाइयों तक जाएगा? हाँ हाँ हाँ, तुझे अच्छी तरह पता है शैतानी मार्शल आर्टिस्ट कैसे होते हैं। अगर मरना नहीं चाहता यहाँ से चला जा और हाँ, आगे से मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। इतना कहने के बाद रुद्र उस जगह से जाने के लिए तीसरे स्तर की ओर मुंडा।